हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि आप अगर एमबीए करेंगे तो उसके बाद आप काम कहाँ करेंगे। ठीक है, कोई भी इंसान जब कोई भी कोर्स करता है तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यही आता है कि अगर मैं एमबीए बन गया, अगर मैं डॉक्टर बन गया, अगर मैं सीए बन गया तो मुझे काम कौन सी जगह पर करना है, मेरे लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एमबीए करते हैं तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ पर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर डूइंग एमबीए। तो हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एमबीए की ज़रूरत होती है। एमबीए वो होता है, एक पर्सन जब एमबीए करता है तो वो मैनेज करना सीखता है चीज़ों को, लोगों को, फाइनेंस को। लोगों को मैनेज करोगे तो आप एचआर का कोर्स करते हो। अगर आपको मनी को मैनेज करना है तो आप फाइनेंस में जाएंगे। अगर आपको कंट्रोल करना है ओवरऑल मैनेजमेंट को तो जनरल मैनेजमेंट होता है, बैंकिंग मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स होती है मैनेजमेंट की। तो अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में एमबीए करने के बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप किसी सर्विस फर्म में भी काम कर सकते हैं और आप अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट शीट्स बनानी पड़ती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम रहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग पूरा काम रहता है जो एक एमबीए भी कर सकता है। सीएमए होते हैं, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं एमबीए के बाद जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे हमें लोगों को मैनेज करना पड़ता है, पैसों को मैनेज करना पड़ता है, जनरल चीज़ों को मैनेज करना रहता है, मार्केटिंग रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, जो मैन्युफैक्चर नहीं करती, बट स्टिल वहाँ पर भी हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो सर्विस सेक्टर में भी आप बहुत ईजिली एंटर करके अपने एमबीए का यूज़ अच्छे से उठा सकते हैं। देन सेल्फ, अगर आप और अपने आप से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा किसी के अंडर में जॉब करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कोर्स करें जिससे आपको बिजनेस करने की स्किल्स आप में डेवलप हों, आप खुद सीखें कि एक बिज़नेस कैसे किया जाता है, तो एमबीए वो भी आपको एक बेनिफिट देता है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को कैसे चला सकते हैं। तो अगर आपको खुद का बिज़नेस करना है तो भी एक एमबीए अपने बिज़नेस को बेटर तरीके से कर सकता है जैसे एक बिना एमबीए किया हुआ पर्सन करेगा। अगर कोई पर्सन जिसने एमबीए नहीं किया है और पर्सन जिसने एमबीए किया, दोनों ही अपने बिज़नेस को बहुत अलग तरीके से मैनेज करेंगे और जिसने एमबीए किया है वो अपने बिज़नेस को एक अलग ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तो आप एमबीए करने के बाद प्राइवेट सेक्टर चाहे पब्लिक सेक्टर, चाहे आप खुद अकेले भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि एमबीए करने के बाद काम क्या करने पड़ते हैं आपको अपने जॉब में। तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ता है अकाउंटिंग का। नहीं, अकाउंटिंग का काम नहीं करना पड़ता आपको, लेकिन आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। रीज़न, जो अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाएगा, आप मैनेजर बनने के बाद उस अकाउंटिंग के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हम लोग को पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं जो हम लोग के अकाउंटिंग डेटा पर बेस्ड होते हैं। तो अकाउंटिंग का जो फील्ड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है एमबीए का। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट फाइनेंस की, जब एक बड़ी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप मैनेजर की जॉब करेंगे, फाइनेंस मैनेजर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस मैनेजर हैं तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस की कैटेगरी में बहुत कुछ आना चाहिए। वो उससे रिलेटेड काम काफ़ी सारे होते हैं कि आपको अपने कंपनी के लिए पैसा लाना कहाँ से है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, जब आप प्रॉफिट अर्न कर लेंगे उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में, डिबेंचर होल्डर्स में, बैंक्स को किस तरीके से आपको लौटाना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में। उसके बाद इतने सारे लोग जब एक साथ काम करते हैं तो वो सारे कामों को, सारे के सारे काम को एक पर्टिकुलर जगह पर कंपाइल करने के लिए आपको चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐप होता है जिस पे सब लोग अपडेट करते हैं, किसी को छुट्टी चाहिए हो या कोई हाफ डे पर जा रहा हो, कोई अपने काम के लिए कुछ आपको अपडेट करना हो, कोई नया प्रोजेक्ट आया उसके लिए आपको उसके बारे में आपको पढ़ना हो, तो ये सारी चीज़ें आजकल एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर होती है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो वो सारा आपको हैंडल करना आना चाहिए, वो वाले काम भी एक एमबीए को आने चाहिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे डील करना आना चाहिए कि आपको जब लोन की ज़रूरत हो तो कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एक मेडिसिन इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पास जाना है पैसे लेने के लिए, अगर मेरे को कैपिटल की नीड है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और हम लोग के जो कॉमन एरियाज़ होते हैं, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, यहाँ पर तो एक एमबीए की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती ही है। आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, आजकल सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं, आजकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना आना चाहिए। बिक तो प्रोडक्ट जाएगा, लेकिन अगर लोगों तक अवेयरनेस जा ही नहीं रही प्रोडक्ट की, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो एक एमबीए जो है वो गैप भी फिल करता है कि मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करूं। जनरल मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टेंसी हो गई, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे काम एक एमबीए को करने होते हैं।
हर इंसान चाहता है कि वो अपने काम से कुछ अच्छा अर्न करे। तो अगर आप MBA करने की इच्छा रखते हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आप अर्न कितना करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम लोग अभी ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर MBA करते हैं उसके बाद आप मिनिमम कितना अमाउंट अर्न कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम। तो अगर मैं डेटा के हिसाब से, स्टैट्स के हिसाब से बात करूँ तो इंडिया में MBA करने के बाद आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर मिनिमम कम से कम 20,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी ही पर मंथ। उसके ऊपर आपको मिल सकते हैं काफ़ी सारे बोनसेस, इंसेंटिव, रिवॉर्ड। अभी बोनस, इंसेंटिव और रिवॉर्ड क्यों मिलते हैं? आपकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होते हैं ये। अगर आप ज़्यादा सेल्स करवाते हैं अपनी टीम से, अगर आप टारगेट टाइम पर अचीव करते हैं, अगर आप टारगेट को थोड़ा और अच्छे से और ज़्यादा टारगेट अचीव करते हैं, आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर ट्यूनिंग अच्छी हो, बहुत सारी चीज़ें, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका टीम कंडक्ट अच्छा है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिस पर बेस्ड होते हैं आपके रिवॉर्ड्स, जिसको हम बोनस के नाम से जानते हैं, इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। तो मिनिमम सैलरी 20,000, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अलग मिलती हैं MBA करने के बाद। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। अगर मैं मैक्सिमम सैलरी की बात करूं तो बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी कोई मैक्सिमम सैलरी नहीं है। आप जितना अच्छा टैलेंट रखते हैं, आप जितना अच्छा इंटरव्यू देंगे, आप में जितनी अच्छी स्किल्स हैं, आप जितना अच्छा MBA में पढ़ते हैं, सीखते हैं, आप जितना अच्छा इंटरव्यू देंगे, आप जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितने अच्छे कॉलेज से आप MBA करेंगे, उस पर डिपेंड करती है आपकी मैक्सिमम सैलरी। तो मैक्सिमम सैलरी कोई है ही नहीं। आपको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का पैकेज भी मिल सकता है आफ्टर डूइंग योर MBA। तो आई होप आपको ये सारी कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।